जब यह पहली बार यूरोप के आकाश में दिखाई दी, सहयोगी पायलट असमंजस में थे कि उन्होंने क्या देखा। 2 इंजन लेकिन कोई प्रोपेलर नहीं वाला एक जर्मन विमान जो उनके विमान को 500 मील प्रति घंटे से अधिक गति से ब्लिट्जिंग कर रहा था और अपनी 430 मिमी कैननों के साथ सहयोगी विमानों के खिलाफ एक घातक विनाशकारी प्रहार कर रहा था। मेसरशिमिट मी 227 दुनिया का पहला संचालनीय जेट फाइटर था जो 226 जुलाई 1954 को युद्ध में प्रवेश करता हुआ और इसके साथ ही वायु युद्ध के एक नए युग की शुरुआत, जेट युग की शुरुआत करता हुआ। यह आश्चर्यजनक है कि अगर हिटलर ने परियोजना में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो विमान युद्ध के स्वरूप पर कैसा प्रभाव डाल सकता था जिसने उसे देरी कराई। अपने शार्क जैसे फ्यूजलाज और ट्विन इंजनों की गर्जन के साथ मी 228 ने प्रोपेलर चालित विमानों के पायलटों पर एक भयानक प्रभाव डाला, जिन्हें इसकी 560 मील प्रति घंटा की शीर्ष गति को पकड़ने में कठिनाई होती थी। जर्मनों ने जल्दी ही अपने नए आश्चर्य शस्त्र को स्टॉर्मबर्ड कहा। इसकी प्रतिष्ठा कई नकारात्मक पहलुओं को छुपाती है, विशेष रूप से इंजनों को जो आग पकड़ने की प्रवृत्ति और युद्धकालीन जर्मनी में सामग्री की दुर्लभता के कारण कम जीवन चक्र से पीड़ित होते थे। सहयोगी पायलटों ने जेट फाइटर को विशेष रूप से मुकाबला करने के लिए तकनीकें भी विकसित कीं, लेकिन फिर भी जब विमान और लुफ्तवाफे के कुछ सबसे अनुभवी पायलटों के हाथों में होता तो यह एक लगभग अरोग्य सुपर फाइटर था। विमान की कहानी में एक अनदेखा हिस्सा यह है कि स्टॉर्मबर्ड का अस्तित्व हिटलर की मृत्यु और 1945 के साथ मई को नाजी जर्मनी के समर्पण के बावजूद जारी रहा, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के अन्य हथियारों का भी हुआ। आज की कड़ी में हम युद्धोत्तर काल में मी 227 की जिंदगी पर नजर डालेंगे और यह देखेंगे कि जैसे वे शीत युद्ध के प्रारंभिक दिनों में एक दूसरे पर टूट पड़े तो यह विजयी सहयोगियों पर कैसे प्रभावित किया। विश्व की युद्धों में आपका स्वागत है। सहयोगी परीक्षण जैसे ही युद्ध 1945 में नाजी जर्मनी के पास आ गया। पूर्व और पश्चिम दोनों के सहयोगी पहले से ही युद्धोत्तर वर्षों में अपने इरादों के बारे में एक दूसरे को संदेहपूर्वक देख रहे थे। अब उनके फासिस्ट दुश्मन मृत्यु की पीड़ा में थे, हिटलर के उन्नत शस्त्रों की चाहत रखते थे जो उनके वैज्ञानिक बना रहे थे। उनकी आशा थी कि ये शस्त्र उनकी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाएंगे और मॉस्को और वॉशिंगटन में उनके खिलाफ बढ़ती संख्या को रोकेंगे। युद्ध के लूट के लिए इस भगदड़ में मुख्य रूप से मी 227 था, जेट फाइटर जिसने सहयोगी पायलटों को चौंका दिया और भयभीत कर दिया था। युद्ध समाप्त होने से पहले ही पश्चिमी सहयोगी ने एक बड़ी खुफिया कूड़ी की, जब एक पूरी तरह से संगठित और वायुयान क्षम्मी 262 ए1 को मेसरशिमिट के परीक्षण पायलट हांस फये ने 31 मार्च 1945 को सहयोगी नियंत्रित फ्रैंकफर्ट में अपने विमान को उतारने के बाद सहयोगियों के पास भाग गए थे। फये ने तुरंत दल बदल करने की योजना बनाई थी, पर माता पिता के खिलाफ प्रतिशोध का डर उन्हें बाधित करता था। जब उन्हें पता चला कि उनका शहर अब सहयोगी हाथों में है, तब उन्हें आत्मविश्वास मिला इसे बढ़ाने का, बिना किसी जोखिम के। सहयोगी केवल एक सुरक्षित उदाहरण के पास नहीं थे अध्ययन के लिए, बल्कि विमान उड़ाने के विशेषज्ञ भी थे, और फये ने उन्हें पहले संचालनीय जेट योद्धा की ज्ञान समृद्धि दी। चरण 228 सीरियल नंबर WNR 1,11,711 अटलांटिक महासागर को सतर्कता से पार कर डेटन ओहायो के राइट फील्ड में परीक्षण के लिए भेजा गया। विमान को अलग किया गया, फिर से जोड़ा गया और अमेरिकी सेना की विदेशी सामग्री शोषण टीमों द्वारा गहन अध्ययन किया गया। विमान 1945 के अगस्त के अंत तक उड़ान परीक्षण के लिए तैयार था। 19 अगस्त को पूर्व B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस पायलट कैप्टन रसेल ई स्लीच ने कॉकपिट में चढ़कर अमेरिकी मिट्टी से विमान की पहली उड़ान का संचालन किया। जमीन छोड़ते ही स्लीच ने तत्काल अस्थिरता महसूस की और केवल उनकी उच्च कौशल ने दुर्घटना से बचाया। फिर भी
उन्होंने बिना किसी घटना के पहली उड़ान सुरक्षित रूप से पूरी की, लेकिन उतरते समय उन्होंने विमान की बंदूकों को स्थापित नहीं किया और न ही 520 पाउंड की कमी के लिए विमान के नाक का बैलास्ट हरजाई किया, जिसके लिए इसे उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया था। कुछ अन्य मी 262 विमानों को भी एक गुप्त ऑपरेशन के हिस्से के रूप में मूल्यांकन के लिए अमेरिका में भेजा गया था, जिसे लुफ्टी नामक लुफ्तवाफे की गुप्त प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाता है। अमेरिकी सेनाओं ने लेचफील्ड मी 227 बेस को ओवररन किया और कई अखंड उदाहरण पाए। उन्होंने 3 को अमेरिका हस्तांतरण के लिए चुना। अन्यत्र राफ ने भी कई संपूर्ण मी 227 का अधिकार प्राप्त किया, जिसमें अपने FUG 218 नेपच्यून रडार सेट के साथ एक 2 सीटर नाइट फाइटर शामिल था। मी 227 के परीक्षण ब्रिटिश के लिए विशेष रूप से रोचक थे, जिन्होंने सहयोगी राष्ट्रों में जेट प्रौद्योगिकी में अग्रणी भूमिका निभाई पहले संचालनीय सहयोगी जेट योद्धा ग्लॉस्टर मीटियर का निर्माण किया। दोनों विमानों की तुलना ने यह दिखाया कि युद्ध के अंत तक जर्मन विमानन डिजाइन में कितना आगे थे। मी 260 तेज था और अपने 4 30 मिमी कैननों के साथ भारी प्रहार करता था, ब्रिटिश जेट के 4 20 मिमी गन की तुलना में। मी 227 के परीक्षण से यह बात सामने आई कि फिर भी इसकी तारीफ की गई गति के बावजूद यह उच्च गतियों पर पहले समझा गया था कि तुलना में बेहतर नहीं था। परीक्षण ने इसकी सबसे बड़ी कमजोरी का भी पता लगाया, और वह था जुमो इंजनों का हास्यास्पद रूप से छोटा आयु, जिसने टेस्ट विमान को केवल 20 उड़ानों में 5 इंजन बदलने के लिए मजबूर किया। अमेरिकी पायलटों ने पाया कि कॉकपिट संकुचित है और पूंछ पर आने वाले विमान को कंधों के ऊपर देखना मुश्किल है, जो कुत्ते की लड़ाई में घातक हो सकता है। युद्ध के अंत में उत्पन्न होने वाले सहयोगी दल के मुकाबले में भी मैं 227 और अन्य जर्मन जेट्स की डिजाइन अभी भी कालावधि के लिए उन्नत थी। उनकी डिजाइन की थीसिस का बड़ा हिस्सा युद्ध के बाद यूके और यूएस के जेट्स पर लागू किया गया, जिससे उनकी विमान कंपनियों की तकनीक बढ़ी। हालांकि नाजी सुपर फाइटर की छाया सोवियत संघ में विकसित हो रहे विमान के लिए विपरीत प्रतीत होती थी। सोवियत नेता स्टालिन ने युद्ध के तुरंत बाद पश्चिम में निर्मित नए जेट फाइटरों का उत्तर मांगा और अपने स्वयं के डिजाइन ब्यूरो को कार्य सौंपा। सफलता आवश्यक थी, नहीं तो उन्हें स्टालिन के क्रूर प्रतिशोध से सामना करना पड़ता। यह आम था कि डिजाइन ब्यूरो स्टालिन को सतर्क सुराग द्वारा अपने प्रतिस्पर्धियों को कमजोर करने का प्रयास करती थी। याकोवलेव डिजाइन ब्यूरो इस छल की प्रमुख दोषी थी, और सुखोई के सुनौ ट्विन इंजन फाइटर का खुलासा होने पर उन्होंने कहा कि वह मीदो 160 की तरह दिखता है। लाल वायुसेना में फासिस्ट डिजाइन का उपयोग करने का विचार स्टालिन के लिए पूरी तरह से अस्वादनीय था, जिसने तुरंत सु-9 और सुधारित सु-11 संस्करण को रद्द कर दिया। हालांकि मी 227 के सामने चौंका देने वाला है। सु-9 को उल्टा इंजीनियर किए गए जुमो इंजन के साथ फिट किया गया था, पर सुखोई विमान तुलना में विशेष थे और उन्होंने युद्ध के बाद विकसित की गई नवीन प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया। याकोवलेव ने लाल वायुसेना को याक-15 प्रदान किया, जो युद्धकालीन 3 पिस्टन इंजन वाले फाइटर को जेट इंजन के साथ नाक में फिट करने के अलावा जुमो 004 जेट इंजन का उपयोग कर रहा था, जो मी 262 से था। अमेरिका में वापस मी 227 का परीक्षण एक अपेक्षाकृत छोटा काम था। 1940 के तीसरे तिमाही तक पश्चिम में नए जेट फाइटर उत्पादित किए जा रहे थे, जो 262 के प्रदर्शन और प्रौद्योगिकी को मिलाते या पार करते थे। युद्ध समाप्त होने के कुछ महीने बाद 1945 की 7 नवंबर को एक नवीनीकृत ग्लॉस्टर मीटियर ने 260 से 40 मील प्रति घंटा अधिक 606 mph की गति प्राप्त की। 20 अगस्त 1946 को व्राइट फील्ड पर परीक्षण की जा रही मी 227 में से एक इंजन आग के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि परीक्षण पायलट प्रथम लेफ्टिनेंट वॉल्टर जे भाग्यशाली थे। मैकॉली जूनियर ने इसे जमीन पर गिरने से पहले सुरक्षित रूप से बाहर निकाल दिया। अन्य 262 इंजन की विफलता के साथ उड़ानों से वापस आते हुए यह तय किया गया कि पायलटों की जान को खतरे में डालकर कार्यक्रम को जारी रखना अब और महत्वपूर्ण नहीं था। हिटलर ने खुद को युद्धोत्तर जर्मन सीमाओं के बाहर जर्मनों के मुक्तिदाता माना और 1938 में ऑस्ट्रिया के साथ एंशलुस प्राप्त करने के बाद
चेकोस्लोवाकिया उनका अगला लक्ष्य बन गया, जहां बहुत से जर्मन रहते थे। 1938 के सितंबर में म्यूनिख समझौते के बाद सुदेतनलैंड का कब्जा करना अनुमति मिली, जिससे चेकोस्लोवाकिया की रक्षा क्षमता कमजोर हो गई, क्योंकि उनके प्रमुख प्रयास उस क्षेत्र में थे। इस प्रकार हंगरी और पोलैंड ने समान कदम उठाए, पर 1929 में नाजी जर्मनी के पूर्ण अधिकरण के लिए वे पूरी तरह तैयार नहीं थे। चेकोस्लोवाकिया को कब्जा करने के लिए जर्मनी का एक इनाम विमान कंपनी अविया की निर्माण सुविधाएं थीं। अमेरिकी, ब्रिटिश या जर्मन निर्माताओं की प्रतिष्ठा नहीं होने पर भी अविया ने युद्ध के दौरान कुछ अद्वितीय विमान निर्मित किए, कुछ जैसे कि अविया B-534 लुफ्तवाफे द्वारा दूसरी पंक्ति के भूमिकाओं के लिए अपनाए गए थे। अविया को त्वरित रूप से लुफ्तवाफे के लिए जर्मन विमान बनाने में मदद के लिए सेवा में लिया गया था, और इसके लिए ज्यादातर जर्मन उपकरण कंपनी को स्थानांतरित किया गया था। अविया ने मेसरश्मिट BF 109 फाइटर्स का विशाल निर्माण किया, और युद्ध समाप्त होने पर नए जर्मन जेट फाइटर्स का निर्माण रेलवे सुरंगों में शुरू किया, ताकि वायु हमलों से बचाए जा सकें। युद्ध समाप्त होने के बावजूद चेकोस्लोवाकिया में मी-267 के उपकरण, रिग्स, मैनुअल्स और आंशिक रूप से पूरा विमान और इंजन बाकी थे, जिसे सोवियत बलों ने जब्त किया और बाद में चेकों को लौटा दिया गया। चेकोस्लोवाकिया सरकार ने अपनी सशस्त्र बलों को तेजी से पुनर्निर्माण करने के लिए अपने पूर्व अधिकारियों से प्राप्त उपकरणों का उपयोग करके जर्मन डिजाइनरों के लिए पुनर्स्थापित चेक वायुसेना का निर्माण करने का निर्णय लिया। इसलिए एविया ने महत्वाकांक्षी कदम उठाया और मी-267 का निर्माण शुरू कर दिया। 1945 के अंत में काम शुरू हुआ। वास्तव में चेकोस्लोवाकिया का पहला जेट फाइटर मी-227A1AA संस्करण पर आधारित फॉशिस्ट मूल की कलंक को दूर करने के लिए एविया ने विमान को एविया S-99 टर्बिना के रूप में पुनः डिजाइन किया, और 27 अगस्त 1954 को पहली परीक्षण उड़ान एविया के मुख्य पायलट अंतोन क्राउस द्वारा की गई थी। यह पहला विमान 1 महीने से कम समय में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, परंतु इससे एविया की परियोजना का उत्साह कम नहीं होगा। वे अब और अधिक उदाहरण बनाने के लिए तैयार हैं। इनमें 3 2 सीट वाले प्रशिक्षक संस्करण शामिल थे, जिन्हें CS-89 टर्बिना का उपनाम दिया गया था, और जो पहली बार 10 दिसंबर 1946 को हवा में उड़ने जाएंगे। जंकर्स जुमो 004 इंजन को भी एक नया उपनाम मिला, जो M4 बन गया। युद्धकालीन पूर्वज से तुलना करते हुए M4 को बेहतर इंजन माना जाता है, क्योंकि युद्धकालीन सीमाओं और रणनीतिक पाबंदियों के हटने से इसकी गुणवत्ता में सुधार हुआ था। लुफ्तवाफे ने 30 घंटे की इंजन आयु की रिपोर्ट की, जबकि चेकोस्लोवाकियन पायलटों ने बताया कि सतर्क रखरखाव और उपयोग से उनके इंजनों की आयु दोगुनी हो सकती है। एकल S-99-2 का परीक्षण BMW 003 टर्बोजेट्स के साथ किया गया, पर अतिरिक्त धक्का देने के बावजूद यह असफल रहा और सभी S-99-2 ने M4 इंजनों को ही बनाए रखा। 1954 में पहले कार्यात्मक S-89S को पायलटों और भूमिदलों की प्रशिक्षण देने के लिए चेक वायुसेना को सौंपा गया। S-99-2 अपने युद्धकालीन पूर्वजों की तरह प्रदर्शन के मामले में सक्षम था। समतल उड़ान में प्रति घंटे 560 मील की गति और अपने 4 30 मिमी कैननों की विनाशक श्रृंखला को बनाए रखने में समर्थ था। 1950 में जब चेक वायुसेना ने पहले कार्यात्मक जेट स्क्वाड्रन का गठन किया, तो S-99-2 के प्रदर्शन आंकड़े नवीनतम डिजाइन जैसे कि उत्तरी अमेरिकी F-88 सेबर के पीछे रह गए, जिसने इसे लगभग वृद्ध लगाया। चेकोस्लोवाकिया को साम्यवादी प्रभाव क्षेत्र में स्थिरता मिलने पर उन्हें नवीनतम सोवियत जेट योद्धाओं की पहुंच मिली, जिसने S-99-2 की करियर को अपेक्षाकृत छोटी और अप्रभावशीली कहानी बना दी। उनका सबसे बड़ा प्रभाव शायद चेकोस्लोवाकिया के वायुधानों पर आने वाले आगंतुकों को नाजी सुपरफाइटर की सेवा में मौजूदगी से चौंकाने में था। इस छोटे फ्लीट का उपयोग पायलटों को जेट प्रदर्शन का पहला अनुभव देने के लिए किया गया था, जिसके बाद उन्होंने 1950 के दशक में चेक वायुसेना के विमानों की ओर बढ़े। यद्यपि इसकी जिंदगी छोटी थी, S-89 विमानों का पहला पूर्ण स्क्वाड्रन 1 वर्ष में ही 1921 में स्थायी रूप से बंद हो गया और उन्हें स्क्रैप या संग्रहालय दान से पहले शिक्षात्मक विमान ढांचे के लिए उपयोग किया गया। केवल
7S-99 विमान पूरे हुए और उड़ाए गए। साथ ही 3 CS-99 प्रशिक्षक और एक एकल उदाहरण आज भी संग्रहालयों में बचा हुआ है, जो Mi-227 की कहानी के इस आकर्षक लेकिन अनदेखे अध्याय को जीवित रखने में मदद कर रहा है। Mi-227 में ऐसी रुचि रही है कि 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में युद्ध दृश्य में शामिल होने के लिए आकाश में उदाहरण लौटाने के लिए कई प्रयास किए गए थे। यह एक अत्यंत कठिन कार्य था। यदि हम BF-109 जैसे अधिक सामान्य विमान की तुलना में उपलब्ध विमान ढांचों की संख्या को देखें, तो बहाली के लिए जुमो 004 इंजन की चलने में समस्याएं Mi-227 की उड़ान की महत्वाकांक्षाओं को कम कर देती हैं, जिसका मतलब है यदि यह फिर से उड़े तो इसकी कीमत पूरी प्रामाणिकता होगी। Mi-227 परियोजना में प्रवेश करें। एक अमेरिकी कंपनी ने 1999 में Mi-298 की वायु योग्य प्रतिलिपि बनाने का लक्ष्य रखकर खोजा, लेकिन समकालीन घटकों का उपयोग करते हुए मुख्य रूप से आधुनिक जनरल इलेक्ट्रिक CJ610 टर्बोजेट इंजन की फिटिंग। कंपनी ने वॉशिंगटन राज्य के सिएटल के पास पेनफील्ड पर स्थित 5 एकल और 2 सीट विन्यासों में उपलब्ध विमान उत्पादित किए। कुछ बदलने योग्य हैं। पहला, 1-2 सीट वाली प्रतिलिपि Mi-257B, जिसमें N-228 का उचित अमेरिकी पंजीकरण होता है, 20 दिसंबर 2002 को पहली बार आकाश में उड़ा। ये दुनिया के कुछ अद्वितीय विमान हैं और उन्होंने इतिहास प्रेमियों को मोहित किया, क्योंकि वे अतीत की झलक देते हैं और ये विमान द्वितीय विश्व युद्ध के उन अंधकार दिनों में कैसे दिखते होंगे। पूरी Mi-267 की कहानी मानवता की क्षमता के प्रति एक साक्ष्य है, यहां तक कि सबसे अंधकारमय मनुष्यों की सेवा में भी, क्योंकि जब हम इस अविश्वसनीय प्रौद्योगिकी और उस युग की ओर देखते हैं जिसमें यह आया, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह फॉशिज्म के कारण को आगे बढ़ाने और कुछ सबसे बुरे मनुष्यों की शक्ति को बढ़ाने के लिए उभरा था। यह थी Mi-228 की युद्धोत्तर कहानी। अपनी प्रतिक्रिया नीचे छोड़ें, वीडियो को पसंद करें और चैनल का समर्थन के लिए सदस्यता लें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।